नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर जितेंद्र कुमार पहाड़ी। मैं आज आप लोगों से चर्चा करने आया हूँ जो है मूल अधिकार जो शेष कल के वीडियो में रह गए थे अनुच्छेद 31 से लेके अनुच्छेद 35 तक के हमें चर्चा करनी है। तो अनुच्छेद 31 में हम जानते हैं कि इसमें पैतृक संपत्ति यानी पिता से अर्जित की हुई संपत्ति की चर्चा की गई है। इसको पहले अनुच्छेद 31 के अंतर्गत मूल अधिकार या फंडामेंटल राइट्स बनाया गया था, परंतु 44वें संविधान संशोधन 1978 के अंतर्गत इसको जो है कानूनी अधिकार बना दिया गया और इसको अनुच्छेद 300 का में जोड़ दिया गया। ठीक है, अगर हम उसकी बात करें अनुच्छेद 19 के 6 की, तो उसमें हम स्वयं के द्वारा अर्जित की गई संपत्ति की चर्चा करते हैं, लेकिन अनुच्छेद 31 में या अब जो कि अनुच्छेद 300 का के अंतर्गत आता है, इसमें हम पैतृक संपत्ति की चर्चा करते हैं। ठीक है, इसी तरीके से संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 के अंतर्गत दिया गया है। संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है वो अनुच्छेद 32 के अंतर्गत दिया गया है। इस अधिकार के अंतर्गत संविधान ने मूल अधिकार को मूल अधिकार बनाने वाला राइट्स कहलाता है, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो है यह फंडामेंटल राइट्स को संरक्षित करने का वाला अनुच्छेद है। फंडामेंटल राइट्स को संरक्षित करता है। अगर किसी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट्स का हनन होता है तो वह इसको लेकर के सीधे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में जा सकता है और वहाँ पर 5 प्रकार की याचिकाएं या रिट दाखिल कर सकता है। उसके आधार पर जो है कोर्ट समावेश जारी करता है। नंबर 1 बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसको हबियस कपर्स बोलते हैं। यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सबसे बड़ा रिट होता है। यदि कोई अधिकारी किसी व्यक्ति को बंदी बनाता है तो ऐसी स्थिति में जो है उसके परिवार वाले जब कोर्ट जाएंगे तो कोर्ट बंदी प्रत्यक्षीकरण की जो रिट जारी करता है वो यह करता है कि उस व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर सशरीर कोर्ट में प्रस्तुत करना आवश्यक हो जाता है। ठीक है, इसी तरीके से दूसरी जो रिट या मतलब याचिका होती है वो परमादेश या मैंडेमस की याचिका होती है। इसका अर्थ होता है कि कोर्ट इसके अंतर्गत यह आदेश देता है कि जब कोई सरकारी कर्मचारी अच्छे से काम नहीं करता है तो उस पर जो है परमादेश लागू किया जाता है। और तीसरी जो रिट या याचिका होती है वो अधिकार प्रच्छा होती है, जिसको कोवेरेंटो भी बोलते हैं। जब व्यक्ति ऐसे कार्य को करने लग जाता है जिसके लिए वह अधिकृत नहीं होता है तो उसको उस कार्य को करने से रोकने के लिए अधिकार प्रच्छा कोवेरेंटो जारी किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट जो याचिका रेट होती है वो होती है प्रोविजन या प्रतिषेध की याचिका। यह ऊपरी न्यायालय अपने से निचली न्यायालय पर तब लाता है, मतलब जैसे सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को प्रतिषेध करेगा निचली, और कब करेगा? जब हाई कोर्ट अपने अधिकारों का उल्लंघन करके फैसला सुना चुकी होती है, तब क्या करता है सुप्रीम कोर्ट उसके उस फैसले को रिजेक्ट करने के लिए प्रतिषेध लाता है, प्रोविजन लाता है। उत्प्रेषण 5वीं रिट होती है, याचिका होती है, जिसको जो है ऊपरी न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट अपने निचली अदालतों पर तब लागू करती है, तब लाती है जब निचली अदालतें, निचले न्यायालय अपने अधिकार का उल्लंघन करके फैसला सुना चुकी होती हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा। किस भाग को संविधान की आत्मा कहते हैं? तो प्रस्तावना को भी, इसके अलावा अनुच्छेद 32 के अलावा भारत के संविधान की प्रस्तावना को भी जो है संविधान की आत्मा कहा जाता है। ये 5 प्रकार के रिट को अनुच्छेद 226 के अंतर्गत हाई कोर्ट भी जारी कर सकता है। जो 5 प्रकार की रिट्स अभी हमने बताए हैं जिनको सुप्रीम कोर्ट जारी करता है, उसको अनुच्छेद 226 के अंतर्गत हाई कोर्ट भी जारी कर सकता है। अनुच्छेद 33 की अगर हम बात करें तो राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में संसद क्या कर सकती है कि सेना, मीडिया और गुप्तचर के जो मूल अधिकार हैं उनको सीमित कर सकती है। जब राष्ट्रीय सुरक्षा का हित छिपा होता है तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि अनुच्छेद 33 के अंतर्गत पार्लियामेंट जो है मीडिया, सेना और गुप्तचर विभाग, इनके जो मूल अधिकार हैं उनको सीमित कर सकती हैं। अनुच्छेद 34 की बात करें तो भारत के किसी भी क्षेत्र में सेना का कानून, मार्शल लॉ लागू किया जा सकता है। अनुच्छेद 34 के अंतर्गत भारत के किसी भी हिस्से में मार्शल लॉ लागू किया जा सकता है, सेना का कानून लागू किया। सेना के न्यायालय को कोर्ट मार्शल कहते हैं। सेना का जो न्यायालय होता है उसको कोर्ट मार्शल कहते हैं। सबसे कठोर मार्शल लॉ AFSPA होता है, जिसको अफ स्पा बोलते हैं।
इसको एक्सटर्नल फोर्स स्पेशल पावर एक्ट भी कहते हैं, एक्सटर्नल फोर्स स्पेशल पावर एक्ट भी कहते हैं। सबसे कठिन जो मार्शल लॉ होता है वो अफस्पा होता है, ठीक है। अनुच्छेद 35 के अंतर्गत अगर हम बात करें तो भाग 3 में दिए गए जो मूल अधिकार हैं उनके लागू होने की विधि की जो चर्चा है वो अनुच्छेद 35 के अंतर्गत की गई है। और ये फंडामेंटल राइट्स का लास्ट अनुच्छेद है, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक दिए गए हैं, ठीक है। मूल अधिकारों को 7 श्रेणियों में बांटा गया था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के बाद इसको 6 श्रेणियों तक सीमित कर दिया गया। इससे जो संपत्ति का अधिकार था उसको हटा दिया गया, ठीक है। जो इसकी जो श्रेणियां हैं वो इस प्रकार से हैं। पहली श्रेणी है समता के अधिकार की, जो अनुच्छेद 14 से 18 तक जाती है। दूसरी श्रेणी है वो स्वतंत्रता के अधिकार की, जो 19 से 22 से अनुच्छेद तक जाती है, आर्टिकल 19 से आर्टिकल 22 तक। तीसरी जो श्रेणी है वो है शोषण के विरुद्ध अधिकार की, जो अनुच्छेद 27 से 24 तक आर्टिकल 24 तक जाती है। और चौथी जो श्रेणी है वो धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की श्रेणी है, जो अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28 तक जाती है। पांचवी जो श्रेणी है वो शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार की श्रेणी है, और ये 29 से आर्टिकल 30 तक जाती है। संपत्ति का अधिकार हमने पहले ही कहा कि ये छठी श्रेणी जो थी इसको हटा दिया गया, अब अनुच्छेद 300 का के अंतर्गत इसको रख दिया गया 44वें संशोधन 1978 में, ठीक है। जो छठी श्रेणी अब मानी जाती है वो संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 को माना जाता है। साथियों, ये बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। इसके अलावा भी फंडामेंटल राइट्स से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, जैसे कि अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21 और 21A यानी 21 का, और अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 24 और अनुच्छेद 25 और से 28 तक ये भारतीय तथा विदेशियों दोनों के लिए होते हैं। लेकिन अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 केवल भारतीयों को ही दिया जाता है। इसके अंतर्गत दिए जाने वाले अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और अनुच्छेद 30 के अंतर्गत दिए जाने वाले जो अधिकार हैं वो केवल भारतीयों को ही दिए जाते हैं, जबकि अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 20, 21 का, अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 24 और 25 से 28 तक के जो अधिकार हैं वो भारतीय लोगों के साथ साथ विदेशियों को भी दिए जा सकते हैं। हड़ताल करना, चक्का जाम करना फंडामेंटल राइट्स नहीं है, क्योंकि इससे अन्य व्यक्तियों के जो मूल अधिकार हैं वो प्रभावित होते हैं, उनका हनन होता है। स्थायी आवास और अनिवार्य रोजगार मूल अधिकार नहीं है। इसके अलावा वोट डालने का अधिकार राजनीतिक अधिकार है, वो भी आपका फंडामेंटल राइट नहीं है। मूल अधिकार को कुछ समय के लिए राष्ट्रपति निलंबित कर सकता है, ठीक है। और मूल अधिकार को स्थायी रूप से प्रतिबंधित केवल पार्लियामेंट कर सकती है, और वो भी अनुच्छेद 32 के अंतर्गत। और अनुच्छेद जो पार्लियामेंट कर सकती है प्रतिबंधित, उसको अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट उनकी रक्षा करता है, और अनुच्छेद 226 के अंतर्गत हाई कोर्ट उनकी रक्षा करता है। इस तरीके से साथियों, ये जो महत्वपूर्ण जो हमारे मूल अधिकार फंडामेंटल राइट्स हैं उनका वीडियो आज कंप्लीट होता है। कल मैं आप लोगों को राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से अवगत कराने की कोशिश करूंगा। अनुच्छेद 36 से लेके जो अनुच्छेद 51 तक की DPSP हैं, मतलब राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है, उसके बारे में बताऊंगा। तो मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि आप लोग हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें, और यूट्यूब चैनल इंस्पायर एक्सीलेंस को भी सब्सक्राइब करें, और हमारे इंस्टाग्राम पर जाकर के भी हम लोगों का मनोबल बढ़ाएं। थैंक यू वेरी मच।